युद्ध का मैदान, चारों ओर बिखरे शव और जीत का उत्सव मनाती विजयी सेना। हाथी पर सवार विजयी सेना का सेनानायक ढोल, नगाड़ों और जयकारों के साथ नगर में प्रवेश करता है और तभी अचानक पास के एक 2 मंजिला भवन से गोली चलती है और सीधे जाकर सेनानायक की छाती पर आ लगती है। सेनानायक जमीन पर गिर पड़ता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी फिर दूसरी गोली चलती है। ये गोली चलाने वाला ना कोई सैनिक था और ना ही कोई बड़ा योद्धा। इस गोली को चलाने वाली एक अकेली स्त्री थी। वो स्त्री कोई साधारण नारी नहीं थी। वो उस गढ़वाली सेनानायक की अर्धांगिनी थी जिसने कांगड़ा की धरती पर युद्ध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उसके पास था तो सिर्फ अपने वीर पति की हत्या का बदला लेने का धर्म और एक वीरांगना का संकल्प। उसने बिना किसी डर के कहा, एक वीर सेनानायक की अर्धांगिनी होने के नाते मुझे अपने पति के हत्यारों पर वार करने का अधिकार है। उसके इस शौर्य ने विजेता पक्ष को भी झुका दिया था, लेकिन उसने सम्मान, पुरस्कार और जीवन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल अपने पति का शव मांगा। आज के इस एपिसोड में जानेंगे कौन थी वो वीरांगना जिसकी कथा आज भी उत्तराखंड की लोक स्मृति में जीवित है और क्यों एक स्त्री ने सम्मान को अस्वीकार किया और सती होने का मार्ग चुना और कहलाई गढ़कन्या। उत्तराखंड की लोक कथाओं में गढ़कन्या कोई वास्तविक नाम नहीं, बल्कि ये एक कल्पित वीरांगना की उपाधि है। गढ़कन्या एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए गोरखा आक्रमणकारियों के खिलाफ हथियार उठाए थे। गढ़कन्या की कहानी 1804 ईस्वी में हुए गोरखाओं और गढ़वाल के बीच खुड़बुड़ा युद्ध के समय से मानी जाती है। गोरखाओं और गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ा युद्ध में गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा के मृत्यु के साथ ही गढ़वाल की राजनीतिक और सैन्य शक्ति लगभग खत्म हो गई थी और गोरखाली सेना ने गढ़वाल को अपने अधिकार में ले लिया था। गढ़वाल पर अधिकार करने के बाद गोरखों की महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने अपनी जीत को स्थायी बनाने और पूरे हिमालय क्षेत्र में अपनी ताकत फैलाने के इरादे से हिमाचल के कांगड़ा की ओर बढ़ने का फैसला किया। कांगड़ा उस समय न केवल सैन्य रणनीति के लिहाज से बल्कि वहां का समृद्ध इतिहास और मजबूत शासन व्यवस्था भी गोरखों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। राजा संसार चंद उस समय कांगड़ा के शासक थे, जो अपने सैन्य कौशल और संगठन क्षमता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उत्तराखंड में गोरखा शासन के स्थापित होने से पहले कुमाऊं, गढ़वाल और हिमालय क्षेत्र के अलग अलग राजघरानों के बीच केवल राजनीतिक या वैवाहिक संबंध नहीं हुआ करते थे, बल्कि यहाँ उस वक्त सैन्य और प्रशासनिक सहयोग की भी परंपरा थी। और कांगड़ा की रक्षा का दायित्व तब कीर्ति सिंह नाम के एक गढ़वाली सेनानायक के हाथों में थी, जो गढ़वाल की परंपरागत वीरता और सैन्य अनुशासन के प्रतीक माने जाते थे। अब कैसे अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए एक स्त्री रणभूमि में आ पहुंची, ये तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले गोरखाओं और कांगड़ा के युद्ध पर एक नजर डाल लेते हैं। गढ़वाल को हराने के बाद जब गोरखाली सेना ने कांगड़ा की राजधानी सुजानपुर टीरा की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो कांगड़ी और गोरखाली सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत ही भयानक साबित हुआ। इस युद्ध में कांगड़ा की सेना का नेतृत्व एक गढ़वाली सेनानायक कीर्ति सिंह कर रहे थे। कीर्ति सिंह ने युद्ध में अद्भुत साहस और शौर्य का परिचय दिया, लेकिन गोरखाओं से लड़ते लड़ते आखिर में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। कीर्ति सिंह की मृत्यु कांगड़ा की सेना के लिए एक बड़ा आघात था। भले ही कीर्ति सिंह युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उनकी वीरता ने उन्हें अमर कर दिया था। युद्ध खत्म होने के अगले दिन गोरखाली सेना अपनी जीत के उल्लास में डूबी हुई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था और गोरखाली सेनानायक नैन सिंह थापा हाथी पर सवार होकर नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि अचानक उसके नजदीक के 2 मंजिले भवन से सनसनाती हुई बंदूक की एक गोली उसकी छाती पर आकर लगी। गोली लगते ही नैन सिंह थापा अचेत होकर हाथी से नीचे गिर गया।
इस अचानक हुई घटना से गोरखाली सेना में हलचल मच गई। सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक ये हमला कहां से हुआ। इसी बीच नैन सिंह का उप सेनानायक दलबम शाह पांडे सैनिकों को संभालने और व्यवस्था बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी भवन से चली दूसरी गोली उसकी कमर के दाहिने हिस्से में लगी और वो भी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इन दो जानलेवा हमलों के बाद गोरखाली सेना पूरी तरह सतर्क हो गई। गोली कहां से चली थी और किसने चलाई थी, इसका पता लगाने के लिए गोरखाली सैनिक जब उस 2 मंजिला भवन में घुसे तो वहां पहुंचते ही सैनिकों ने जो दृश्य देखा वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल उस भवन में कोई सशस्त्र दल या छिपे हुए सैनिक या कोई बड़ा योद्धा नहीं था, बल्कि वहां एक स्त्री अकेली खड़ी थी जिसके हाथ में बंदूक थी। जब सैनिक उस स्त्री को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। अकेली स्त्री और उसके सामने पूरी गोरखाली सेना, इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकी और आखिरकार गोरखाली सेना ने उसे बंदी बना लिया। छाती पर गोली लगने से बेहोश हुए नैन सिंह को जैसे ही होश आया और उसे ये सूचना दी गई कि उस पर गोली चलाने वाला कोई योद्धा नहीं बल्कि एक स्त्री है और उसे बंदी बना लिया गया है, तो उसने तुरंत आदेश दिया कि उस स्त्री को उसके सामने पेश किया जाए। जब वो स्त्री नैन सिंह थापा के सामने आई तो बंदिनी होने के बावजूद उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अद्भुत शौर्य और प्रतिशोध की भावना नजर आ रही थी। नैन सिंह ने जब उस स्त्री का परिचय पूछा और उससे गोली चलाने का कारण पूछा, तब उस स्त्री ने बहुत ही गर्व और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि वो सुजानपुर टीरा के युद्ध में कांगड़ा की सेना का नेतृत्व करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए गढ़वाली सेनानायक कीर्ति सिंह की पत्नी है। उसने पूरे जोश के साथ कहा कि एक वीर पुरुष की अर्धांगिनी होने के नाते मुझे अपने पति के हथियारों पर वार करने का पूरा अधिकार है। उसी अधिकार के चलते मैंने अपने पति के हथियारों पर गोली चलाई। मैंने वही किया जो एक वीरांगना को करना चाहिए। मुझे संतोष है कि मैंने अपने पति के हथियारों पर हमला किया और उन्हें घायल किया। अब आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। कीर्ति सिंह की पत्नी के द्वारा किए हमलों और पूरे घटनाक्रम से गोरखाली सेना का उप सेनानायक दलबम शाह पांडे बहुत ही ज्यादा क्रोधित था और वो कीर्ति सिंह की पत्नी को उसी वक्त मृत्यु दंड देने के पक्ष में था। लेकिन नैन सिंह थापा खुद एक वीर योद्धा था और उसने उस स्त्री के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और वीरता को देखकर उसके प्रति प्रतिशोध की जगह एक गहरा सम्मान अनुभव किया। उसने उस वीरांगना से कहा कि उस पर गोली चलाकर उसने अपने पतिव्रता वीर पत्नी का कर्तव्य निभाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि नेपाल सरकार ऐसी वीरांगनाओं को सम्मान दे और उन्हें जीवन भर के लिए सहायता राशि और सम्मान पत्र प्रदान करे। नैन सिंह की इस उदारता के लिए कीर्ति सिंह की पत्नी ने उन्हें धन्यवाद किया, लेकिन उसने नैन सिंह का प्रस्ताव ससम्मान अस्वीकार कर दिया और कहा कि मेरे पति स्वर्ग में मेरा इंतजार कर रहे होंगे और वो उनके शव के साथ सती होकर उनके पास जाना चाहती है। उसने केवल इतना अनुरोध किया कि अगर नैन सिंह वास्तव में उसकी कुछ मदद करना चाहता है तो उसके पति का शव ढूंढवा कर उसे दे दिया जाए। उस स्त्री के इस दृढ़ संकल्प को देखकर नैन सिंह थापा भी भावुक हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि युद्ध स्थल से सेनानायक कीर्ति सिंह का शव खोजकर लाया जाए। उसके बाद नैन सिंह के आदेश के अनुसार कीर्ति सिंह का शव ढूंढकर उस वीरांगना को सौंपा गया और उसके दाह संस्कार को पूरे सैनिक और राजकीय सम्मान के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उस वीरांगना के सती होने के लिए आवश्यक दान दक्षिणा, अनुष्ठान और सभी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। अगले दिन वो वीरांगना अपने पति की चिता पर आरोहण कर सती हो गई और इस प्रकार उसने अपने पति के साथ स्वर्गमग्न किया और लोगों के बीच गढ़कन्या के नाम से मशहूर हो गई। गढ़कन्या की ये कहानी केवल एक स्त्री के प्रतिशोध की कहानी नहीं है। ये हिमालयी समाज में नारी की वीरता, कर्तव्यनिष्ठा, धर्म और सम्मान की उस परंपरा को भी उजागर करती है जहां युद्ध और संघर्ष केवल पुरुषों तक सीमित नहीं थे। गढ़ की वो कन्या जिसने अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लिया और सती होने का मार्ग अपनाया,
भले ही इतिहास के पन्नों में अपने वास्तविक नाम के साथ दर्ज ना हो, लेकिन उसकी वीरता आज भी गढ़वाल और पूरे हिमालय क्षेत्र की लोक स्मृति में अमर है। गढ़कन्या की ये कथा उत्तराखंड की उन लोक कथाओं में शामिल है जहां नारी को साहस, बलिदान और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। गढ़कन्या को भी तीलू रौतेली और रानी कर्णावती जैसी वीरांगनाओं की तरह एक साहसी नारी के रूप में देखा जाता है। हालांकि उनके नाम का कोई मंदिर या स्मारक ना हो, लेकिन उनकी कहानी आज भी पहाड़ों की लोक स्मृति में जीवित है। आज भी गढ़वाल की घाटियों में जब लोग इस वीरांगना की कथा सुनते हैं तो वे न केवल उसके साहस की स्तुति करते हैं, बल्कि उस समय के सामाजिक और सैन्य परिवेश में नारी की शक्ति को भी समझ पाते हैं। यही कारण है कि गढ़कन्या का नाम समय और पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर लोक स्मृति में अमर बन चुका है। उत्तराखंड में कई ऐसी वीरांगनाएं जन्मी जिन्होंने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया, और इन्हीं में से एक है जिया रानी। अगर आप जिया रानी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे कुमाऊं की इस वीरांगना ने नारी शक्ति, शौर्य और बलिदान की पहचान दी। ये कहानी है उस रानी की जो भारत की पहली जौहर करने वाली महिला मानी जाती है और जिसकी गूंज आज भी पहाड़ों में सुनाई देती है। इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।